हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कर रहे थे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, क्लास 11 फिजिक्स। और वहाँ पे हम लोगों ने किया था बायंसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, अपरेंट वेट एंड लॉज ऑफ फ्लोटिंग, ये सब किया था। उसके बेस पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए। मैं ये कुछ क्वेश्चन और है, मैं लास्ट के ये कुछ क्वेश्चन और करा देता हूँ। अगर इतने क्वेश्चन अगर आप हम कर लेंगे इस टॉपिक से, तो मैं नहीं समझता आईआईटी, जेई या फिर नीट में जो भी सवाल आएगा, आप अगर इतने सवाल कर लेंगे तो बायंसी से रिलेटेड सारे सवाल आप कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये कुछ एक दो सवाल और मैं करा दे रहा हूँ, ताकि हर तरह के सवाल आपके नज़र में आ जाए। ये मैं एक सवाल लिखा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और फिर करके दिखाता हूँ। क्या दे रखा है? अ बॉडी ऑफ डेंसिटी रो फ्लूइड्स विद अ वॉल्यूम ऑफ V1 of its total volume V immersed in one liquid of density ρ1, and with the remainder of volume V2 immersed in another liquid of density ρ2, where ρ1 is greater than ρ2. Find the relative volumes immersed in two liquids. क्या बताया कि एक हमारे बॉडी है, उसकी डेंसिटी रो है और दो लिक्विड है, दोनों लिक्विड के बीच में उस बॉडी का फ्लोट कर रहा है, नहीं कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो बताया कि जो एक पहला जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी ρ1 है टोटल, और उसमें V1 वॉल्यूम जो है, टोटल जो बॉडी का वॉल्यूम है उसका V1 वॉल्यूम पहले वाले लिक्विड में है, और जो V2 वॉल्यूम है, जो बचा हुआ V2 वॉल्यूम है पूरे वॉल्यूम का, वो दूसरे वाले लिक्विड में है, ρ2 में है। ठीक, तो अब बता, अगर ρ1 ρ2 से ज्यादा है तो बताना कितना पार्ट V1 का पहले वाले लिक्विड में होगा और V2 कितना पार्ट सेकंड वाले लिक्विड में होगा। मैं इसको एक फिगर से समझाता हूँ, एक फिगर मैं रफली बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये हमने रफली एक फिगर बनाया। देखिए, एक बॉडी है, इसका वॉल्यूम V है, इसकी डेंसिटी रो है। नीचे एक लिक्विड है जिसको हमने ब्लू कलर से दिखाया है, इसकी डेंसिटी ρ1 है। इसमें जो इस पूरे बॉडी का जो ब्लॉक का कुछ पार्ट यानी V1 पार्ट इस ब्लू वाले में डिप है, और ये देखिए जो ब्लैक वाला इसका डेंसिटी ρ2 है, और इसका V2 जो है वॉल्यूम है, जिसमें इतना पार्ट इसका इस बॉडी का उतना पार्ट V2 पार्ट उस वाले लिक्विड में है, और ये फिर बैलेंस कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, इसमें दोनों लिक्विड के बीच में ये फ्लोट कर रहा है। तो बताना है कि V1 और V2 का क्या रिलेशन होगा। ठीक है, V1 और V2 का क्या रिलेशन होगा इन टर्म ऑफ डेंसिटी बताना, कोई वैल्यू नहीं दे रखा है। यहाँ तक समझ में आई? ये समझ में बात आ गई? ये करते हैं इसका सोल्यूशन हम लोग। क्या बताया कि जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर कोई बॉडी पानी के अंदर या किसी दो लिक्विड के बीच में अगर फ्लोट कर रहा है, तो कुछ पार्ट एक लिक्विड में होगा, कुछ पार्ट दूसरे लिक्विड में होगा, लेकिन दोनों का जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का अप थ्रस्ट होगा या बाइंड फोर्स होगा, वो पूरे बॉडी के वेट को बैलेंस करता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू weight of displaced liquids. Total weight of displaced liquid, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, टोटल वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड। तो पहले वाले बॉडी, ये जो बॉडी है इसका वेट कैसे लिखेंगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी। तो वॉल्यूम तो V है, इसका डेंसिटी रो है, इसको G से मल्टीप्लाई किया, तो इस बॉडी का यानी इस वाले बॉडी का जो वेट होगा ये आ गया। अब हम लोग इसमें देखते हैं, एक लिक्विड है पहला वाला, तो उसका वॉल्यूम जो है V1 है, इसमें V1 है, इसकी डेंसिटी ρ1 है, ये G से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना पार्ट, इतना डिस्प्लेस्ड लिक्विड तो इस वाले का होगा, और उतना डिस्प्लेस्ड लिक्विड दूसरे वाले का होगा, ये प्लस V2 ρ2 G, ये दूसरे वाले में इतना पार्ट इसका वॉल्यूम होगा। ठीक, G को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो V रो इज इक्वल टू V1 ρ1 प्लस V2 ρ2, ये हमारा इक्वेशन 1 बन जाएगा। ये कहाँ तक समझ में आई? ये यहाँ तक क्लियर हो गया। ये आगे क्या दे रखा है? ये जो इसमें इसका जो टोटल वॉल्यूम है, कुछ वॉल्यूम तो इस वाले लिक्विड में है इसका,
कुछ वॉल्यूम इस वाले लिक्विड में है। तो क्या लिखेंगे, ऑल्सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 प्लस V2, यानी कि कुछ पार्ट इसका इस वाले लिक्विड में है, कुछ वॉल्यूम, और कुछ वॉल्यूम उस वाले लिक्विड में है। ठीक है, तो ये V टोटल मिला देंगे तो टोटल V के बराबर होगा। अब इनको दोनों तरफ रो 1 से यानी डेंसिटी 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रो 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। तो ये V रो 1 इज इक्वल टू V1 रो 1 V2 रो 2 रो 1 यहाँ पे लिख देते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं, और यहाँ लिख दिया मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय रो 1, एक डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब ये जो इक्वेशन 2 है, इस वाले में से फर्स्ट वाले इक्वेशन में से इसको माइनस कर देते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट है ना, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। ये मैं क्वेश्चन में डाल दे रहा हूँ, क्वेश्चन की जरूरत नहीं, फिगर यहाँ पे दे रखा है, हमें एक रिलेशन दिखाना है। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, 1 में से 2 को माइनस करते हैं, तो ये आएगा b रो माइनस b रो 1, इसमें से इसको हमने माइनस कर दिया। अब देखिए V1 है, रो 1 है, V1 रो 1 प्लस V2 रो 2 माइनस V1 रो 1 माइनस V2 रो 1, ये आ जाएगा। तो ये V1 रो 1 तो कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से V कॉमन ले लेंगे तो रो माइनस रो 1, और यहाँ से ये आ जाएगा V2 रो 2 माइनस V2 रो 1। यहाँ से V2 कॉमन ले लेते हैं, तो V2 को कॉमन ले लेंगे तो रो 2 माइनस रो 1, ये आ जाएगा हमारा। यहाँ पे अगर V2 का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये वाला टर्म इसके नीचे आ जाएगा, तो V रो माइनस रो 1 अपॉन रो 2 माइनस रो 1 इज इक्वल टू V2। ये V2 का वैल्यू आ गया, यानी कि ये इस वाला जो V2 कितना पार्ट सेकेंड, यानी V2 का कितना पार्ट होगा या सेकेंड लिक्विड में कितना वॉल्यूम उसमें आएगा, इसको हम लोग निकाल सकते हैं इस तरीके से। मगर इसको अरेंज करके अगर लिख दें तो क्या कर सकते हैं हम लोग, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज करके लिखा जा रहा है। कैसे, इसको हम लोग पहले कर लेते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से भी इसको पहले कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू माइनस रो 1 प्लस रो, हमने इसको आगे कर लिया, इसको पीछे कर दिया, और यहाँ माइनस रो 1 प्लस रो 2, ये V आ गया, ये V2 जो है इसके बराबर हो गया, ये V2 आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग -1 कॉमन ले लेते हैं, तो V2 इज इक्वल टू -1 कॉमन ले लेंगे तो ये -1 इसका आ जाएगा, रो माइनस रो 1 माइनस रो, अपन यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो रो 1 माइनस रो 2, ये आ जाएगा। ये इससे कैंसिल होगा, ये V से मल्टीप्लाई कर देंगे तो V2 का जो वैल्यू आएगा रो 1 माइनस रो अपॉन रो 1 माइनस रो 2 टोटल वॉल्यूम V2, ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया, यानी कि V1 का वैल्यू कितना आ जाएगा इससे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। रो 1 डेंसिटी ऑफ लिक्विड दिस वन माइनस रो डेंसिटी ऑफ द बॉडी, रो 1 डेंसिटी ऑफ वन लिक्विड विच इज ग्रेटर देन रो 1 जो है ना रो 2 से ज्यादा क्वेश्चन में दे रखा है, माइनस रो 2, ठीक। और ये टोटल वॉल्यूम, इसका टोटल वॉल्यूम था इससे। इस तरह का हम लोगों ने क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन किया था, पिछले लेक्चर में हमारे जाकर देखेंगे, तो उसमें हम लोगों ने पार्ट कितना पार्ट एक लिक्विड में कितना पार्ट उस लिक्विड में होगा, तो उसका हम लोगों ने एक शॉर्टकट फॉर्मूला बनाया था हम लोगों ने, ठीक है ना। शॉर्टकट फॉर्मूला बना रखा हम लोगों ने, डेंसिटी ऑफ आयरन माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ मर्करी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर होल ब्रैकेट, हम लोग निकाला लेंथ ऑफ द वॉल्यूम के फॉर्म में दे रखा है। यहाँ हमें वॉल्यूम निकालना है हमें कि कितना पार्ट
एक लिक्विड में है, कितना पार्ट दूसरे लिक्विड में है। तो ये जो V2 है, ये V2 देखिए, तो ρ1 यानी कि जो डेंसर बॉडी है माइनस डेंसिटी ऑफ द बॉडी, जो बॉडी लिखा ρ1 माइनस ρ2, ठीक है। ये तो एक पार्ट हो गया V2 का। अब हम V1 निकालना है, तो क्या बताया, अगर V1 निकालना है तो इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले में यहाँ पे जो है इसको V2 का वैल्यू डाल देते हैं। V1 अगर निकालना चाहते हैं तो V2 का वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, ये वाला वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक। मिटा दूं मैं इसको, यहां तक नोट कर लिए, तो फिर मैं इसको यहां डालता हूं। सिंस V is equal to V1 plus V2, therefore V1 is equal to V minus V2, इसको इधर ला लिया, ठीक। और यहाँ पे जो V1 है इसको V माइनस V2 का वैल्यू डाल देते हैं। क्या है ये, ρ1 माइनस रो अपॉन ρ1 माइनस ρ2 इंटू V, ये टोटल वॉल्यूम है ये, ठीक। ये V को कॉमन ले लेते हैं, तो हम लोग V को कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से बचेगा 1 माइनस ρ1 माइनस रो अपॉन ρ1 माइनस ρ2, ये हमें मिलेगा यहाँ पे। इसका एलसीएम लेंगे, ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा वैल्यू, हम लोग यहाँ लिख देते हैं V1 इज इक्वल टू V, ये ρ1 माइनस ρ2, ये तो ये यहाँ चला गया, और यहाँ माइनस है तो इसका साइन उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस ρ1 सॉरी माइनस ρ1 प्लस रो अपॉन ρ1 प्लस ρ2। ये हमारा ब्रैकेट खोल दिया, इस तरह से सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक। ये ρ1 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। ये रो प्लस में है, ये ρ2 माइनस में, तो इसको पहले लिख लेते हैं। तो V1 इज इक्वल टू V, और ब्रैकेट में दे रखा रो माइनस ρ2 अपॉन ρ1 माइनस ρ2। ये हमारा दूसरा पार्ट का, यानी कि V1 अगर निकालना चाहते हैं तो इतना वॉल्यूम जो है ना इसमें आएगा। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो ये तो टोटल वॉल्यूम ठीक है, टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई, नीचे वाला ρ1 माइनस ρ2 ये भी ठीक है, ठीक। सिर्फ जब V2 होगा ना तो ये V2 में 1 देखिए ρ1 माइनस रो लेना है, V2 अगर लेंगे तो, और अगर V1 लेंगे तो रो में से ρ2 माइनस कर, ये 1 होगा तो यहाँ 2 होगा, कितनी बात सुन में, ये 1 होगा तो यहाँ 2 होगा, रो में से माइनस करेंगे ρ2 को, 1 अगर लेंगे तो। बाकी ये हम लोग चाहें तो यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देते हैं, ये ऐसे, ये इस तरह से लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। तो V1 होगा तो रो माइनस ρ2 अपन ρ1 माइनस ρ2, नीचे का दोनों में सेम है, और यहाँ V2 है तो ρ1 माइनस रो, ये थोड़ा सा आगे पीछे यहाँ पे इस तरह से है। तो इतना याद रख सकते हैं, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हेल्प से वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी इन वन लिक्विड एंड सम पार्ट ऑफ सम वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज इन अनदर लिक्विड, यानी दो लिक्विड है, दो लिक्विड में एक बॉडी जो है जाते हैं तो बैलेंस हो जाता है, फ्लोट करने लगता है। तो कितना वॉल्यूम एक लिक्विड में है, कितना वॉल्यूम दूसरे लिक्विड में है, इसका इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं आराम से। तो ये शॉर्टकट मेथड बहुत ही ट्रिकी मेथड है, आपके कंपटीशन में बहुत काम आएगा। कितनी बात समझ में आई, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलो एक सवाल और मैं करा देता हूँ आज के लिए, ठीक है, नोट कर लिए पहले से। एक अगला क्वेश्चन में लिखा है, ये देखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ क्या है ये। अ पीस ऑफ brass alloy of zinc and copper weighs 12.9 g in air. When completely immersed in water, it weighs 11.3 g. What is the mass of the copper contained in the alloy? A specific gravity of zinc and copper are 7.1 and 8.9 respectively. 7.1 क्या मतलब हुआ कि एक एलॉय है ब्रास जो है ना जिंक एंड कॉपर का मिल का बना हुआ है, और वो जो ब्रास है उसका जो वेट है 12.9 जी है उसका एयर में। लेकिन जब उसको हम लोग पानी में कंप्लीटली इमर्स कर देते हैं तो उसका वेट आता है 11.3 जी, ठीक।
अगर जिंक का स्पेसिफिक ग्रेविटी 7.1 है एंड कॉपर का स्पेसिफिक ग्रेविटी 8.9 है, तो बताना कि उस एलॉय में कॉपर का मास कितना है। वो जो एलॉय है जिंक एंड कॉपर का जो एलॉय है, उस पर जिंक एंड कॉपर दोनों मिला के 12.9 जी का है, तो उसमें कॉपर का कितना मास है ये बताना है इसको। ठीक है, बढ़िया सवाल है ना। तो मैं करता हूं, करके समझाता हूं इसको, समझाता हूं, करके दिखाता हूं मैं। ठीक है, ये देखिए हम लोग क्या करेंगे, उस एलॉय में मान लेते हैं कि जो कॉपर है उसका मास m है। ठीक है, लेट द मास ऑफ copper in alloy in brass is equal to m। ये हमने m ले लिया, तो कॉपर तो m है, तो जिंक का मास कितना हुआ, देयरफॉर मास ऑफ जिंक इज इक्वल टू 12.9 माइनस m। ये हो जाएगा मास ऑफ जिंक। कितनी बात समझ में। अब इनका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है जिंक का, और यानी डेंसिटी दे रखा है, स्पेसिफिक डेंसिटी दे रखा है, तो इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कॉपर कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कॉपर। ठीक है, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, इसको V1 ले लेते हैं, VC लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ कॉपर कैसे लिखा, मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास इसका कितना है m, और डेंसिटी कितना है कॉपर का 8.9 है, 8.9 ये कॉपर का है। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम होगा कॉपर का। ऐसे हम लोग वॉल्यूम ले लेते हैं जिंक का, वॉल्यूम ऑफ जिंक, ये VZ ले लेते हैं। इसका मास कितना है 12.9 माइनस m इसका मास है, और इसका डेंसिटी 7.1 दे रखा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं इसको। तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा दोनों को मिला के, टोटल वॉल्यूम VC प्लस VZ, तो ये आ जाएगा m अपॉन 8.9 प्लस 12.9 माइनस m अपॉन 7.1। ये हमारा टोटल वॉल्यूम हो जाएगा इन दोनों को मिला के। ठीक, अब बताया क्या कि ये जो एलॉय था उसका एयर में तो वेट 12.9 जी था, और लेकिन पानी में जब ले गया कंप्लीटली इमर्स कर दिया गया तो 11.3 जी है। तो लॉस इन वेट कितना हुआ, लॉस इन वेट ऑफ एलॉय। ठीक है, कैसे निकाला हम लोगों ने, 12.9 जी में से माइनस कर देंगे 11.3 जी। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.6 जी। इतना वेट जो है ना एलॉय का लॉस हुआ है। जो जितना वेट लॉस होता है वो उसको हम बोलते हैं वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर होता है। वेट ऑफ डिस्प्लेस, ये पानी में किया गया है तो पानी का इतना वेट हटाया गया होगा, तो वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर होगा। इट इज ऑल्सो इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, वाटर में लिया तो हमने वाटर लिख दिया है, ये इसके बराबर होगा। अब इसको लिखेंगे तो डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू जी, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो डेंसिटी जो है 1 ले लेते हैं इनटू जी, ठीक, इज इक्वल टू 1.6 जी का, तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 1.6 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम हो जाएगा, ये सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग डेंसिटी 1 यूज किया, यहाँ पे भी स्पेसिफिक ऐसे ही लिया है। अब देखिए जितना पानी का वॉल्यूम हटाया गया, जितना वाटर का वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हुआ है, उतना ही तो इन दोनों को मिलाकर ब्रास का वॉल्यूम होगा। ब्रास का वॉल्यूम उतना ही होगा जितना वाटर का वॉल्यूम
डिस्प्लेस्ड हुआ है, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी बॉडी का डायरेक्ट वॉल्यूम निकालने का तरीका यही है कि जब हम लोग पानी में डालते हैं तो कितना उसका वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है, वही उस बॉडी का वॉल्यूम होता है। तो क्या समझ में आया कि ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ एल वाई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग वॉल्यूम ऑफ एल वाई, टोटल वॉल्यूम ऑफ एल वाई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, इसके बराबर होगा। अब यह टोटल वॉल्यूम ऑफ एल वाई कैसे था, ये m अपॉन 8.9 प्लस 12.9 माइनस m अपॉन 7.1 इज इक्वल टू 1.6। ये आ गया हमारा रिलेशन। अब हमें इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, m का वैल्यू आ जाएगा और ये पता चल जाएगा कि कॉपर का मास कितना उस एलवाई में। ये जो है ये बिल्कुल हम लोगों ने वॉल्यूम निकाला, इसको हम लोग देखिए, ये डेंसिटी ऑफ द कॉपर है, ये डेंसिटी ऑफ जिंक है, और यहाँ पे जो है डेंसिटी ऑफ वाटर के था। तो ये जो है जितना वेट लॉस हुआ है, लॉस इन वेट आया है 1.6, वही वॉल्यूम के बराबर ही होता है, क्योंकि यहाँ से जी तो कैंसिल हो जाएगा और डेंसिटी 1 लेंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ये इतना ही आ जाता है। तो जितना लॉस इन वेट होता है उतना ही वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होता है। ये अगर हम सीजीएस सिस्टम में रहते हैं तो ठीक है ना। तो इसको हम लोग शॉर्टकट फॉर्मूला भी बना लेंगे बाद में, लेकिन पहले मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है ना, कि एम का वैल्यू कितना आया। यहाँ तक समझ में आ गया? नोट कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा मैसेज करके हमसे, नोट कर लीजिए पहले से। ये देखिए, इसको हमने क्रॉस करके इसको मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया और ये 1.6 के बराबर कर दिया। देखिए 7.1 m कर लिया और ये 8.9 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। ठीक, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट को खोलते हैं। ठीक है, इसको हमने इधर क्रॉस कर दिया, ये ब्रैकेट को खोल दिया, ये ठीक है ना। 12.9 को 8.9 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 8.9 m आ गया। ये तो ऐसे ही था ये। ठीक, ये m को दोनों एक जैसे है तो इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 8। ठीक है ना, ये हम लोगों ने इसका जो था ये माइनस कर दिया तो ये माइनस 1.8 m आ गया। ये दोनों को मल्टीप्लाई ये लिख दिया, ये यहाँ पे आ गया। कितनी बात सुन में, इस ये माइनस में हम लोग उधर ले आते हैं, उधर ले आके प्लस कर देते हैं। ठीक, तो ये आ जाएगा 12.9 इंटू 8.9 और ये सबको इधर ला लेते हैं, माइनस 1.6 7.1 8.9 इज इक्वल टू 1.8 m। इसको हम लोगों ने इधर कर लिया ये। ठीक है, अगर हम लोग m निकालना चाहते हैं तो इसको नीचे ला लेते हैं, तो ये कितना, ये 8.9 दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा 12.9 माइनस 1.6 इंटू 7.1 अपॉन 1.8। ये हमारा m का वैल्यू आ जाएगा, ये कितना मास उसका होगा। ठीक, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 8.9 12.9 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर 11.36 आ गया ये। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करते हैं, ये m के बराबर आ जाएगा हमारा। तो माइनस करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देगा हमें 13.706 अपॉन 1.8।
इसको डिवाइड करेंगे तो ये देगा हमारा 7.61 ग्राम। ठीक है, तो इतना मास जो है कॉपर का होगा, उसमें उस अलवाय में जो मास होगा कॉपर का वो 7.61 ग्राम होगा। 12.9 ग्राम का अलवाय है, उसमें कॉपर जो होगा वो 7.61 ग्राम होगा। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका अगर हम लोग शॉर्टकट मेथड ढूंढना चाहते हैं तो हमारे पास क्या है कि ये वाला जो रिलेशन आया है, ये जो फॉर्मूला है, ये हमारे लिए बहुत खास है। ये जो फॉर्मूला आया है यहाँ पे, ये चीज, ये देखिए क्या है कि ये जो डेंसिटी कॉपर का डेंसिटी था और ये जो है ना ये जो डेंसिटी है इसका है जिंक का है ये। तो ये दोनों को अगर मैं उधर ले जाता हूँ, इसको इधर लाता हूँ, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, एक शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, इसको यूज कर सकते हैं। मैं इसे मिटा दूं यहाँ से, ये वाला तो समझ में आ ही गया था। ये ऐसे सवाल को करने में शॉर्ट में अगर करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, तो उसका मैं एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। तो इसको मैं इसको थोड़ा सा लिखता हूँ यहाँ से। क्या है ये है 12.9 इंटू 8.9 माइनस 1.6 इंटू 7.1 इंटू 8.9, ये माइनस में चला गया और ये आ गया 8.9 m माइनस 7.1 m। ठीक, इसको m कॉमन लेंगे तो 8.9 माइनस 7.1 m, ठीक है ना। और इसमें से इन दोनों में देखिए, यहाँ से और यहाँ से देखते तो 8.9 कॉमन आ जाएगा, तो 8.9 और ये 12.9 माइनस 1.6 7.1 अपॉन 8.9 माइनस 7.1, ये हमारा m का वैल्यू आ जाएगा, फाइनल वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग इसको टर्म में कैसे लिखें, तो यहाँ देखिए ये 8.9 जो है ना डेंसिटी ऑफ कॉपर है, क्योंकि हम लोग कॉपर का मास निकालना चाहते हैं, तो डेंसिटी ऑफ कॉपर ऊपर लिख दिया। और ये टोटल मास हो गया एयर में, मास ऑफ एलॉय हो गया इन एयर। और ये जो है ना वो A1.6 है, ये लॉस इन वेट हो गया। और ये डेंसिटी ऑफ जिंक हो गया अपॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर माइनस डेंसिटी ऑफ जिंक। तो हम लोग इसको डेंसिटी ऑफ जिंक को लिखते हैं रो Cu, टोटल मास, मास ऑफ एलॉय, माइनस लॉस इन वेट, इनटू डेंसिटी ऑफ जिंक, अपॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर माइनस डेंसिटी ऑफ जिंक इज इक्वल टू m। ये हमारा एक फॉर्मूला ऐसे ले सकते हैं, ये ऐसे इस तरह के एलवाई के लिए, एलवाई का निकालना चाहते हैं तो देखो कॉपर है जिंक है, तो इसमें जो डेंसिटी है कॉपर के ज़्यादा है, तो कॉपर का हमने मास कब सेलेक्ट कर लिया, यानी मास कितना होगा कॉपर का, हमने जिंक का मास नहीं लिया, हमने कॉपर का मास ले लिया जिसका डेंसिटी ज़्यादा है। अब क्या हुआ कि मास लेना है तो कॉपर का डेंसिटी ऊपर लिख दिया और ये टोटल मास ले लिया, लॉस इन मास हो गया, लॉस इन वेट, कितना वेट लॉस होता है दोनों का डिफरेंस ले लिया, और उसके बाद यहाँ डेंसिटी ऑफ जिंक ले लिया इसके साथ लॉस इन वेट के साथ, और फिर नीचे डेंसिटी ऑफ कॉपर माइनस डेंसिटी ऑफ जिंक, ऐसे निकाल सकते हैं एक छोटा सा फॉर्मूला फटाफट करने के लिए। बाकी वो मेथड से हमने करके दिखा दिया। कितनी बात समझ में? तो ये क्वेश्चन करने के लिए आप ये शॉर्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, बाकी लॉन्ग मेथड तो हमने करके दिखाया है, कंसेप्ट भी बताया कि कौन से कंसेप्ट हम लोग कैसे कैसे क्या क्या यूज कर रहे हैं। तो इन सब बातों को अगर आप चाहते हैं कि आपको फंडामेंटल भी क्लियर, कंसेप्ट भी क्लियर और न्यूमेरिकल भी करने का तरीका समझ में आए, क्योंकि ज़्यादातर नीट जेईई में ये न्यूमेरिकली कंपटीशन में आते हैं, तो आप जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल करेंगे और जितना अलग अलग टाइप्स का करेंगे उतने छोटे छोटे फार्मूले आपको बनेंगे और उन्हीं छोटे छोटे फार्मूलों को आपको कंपटीशन में हेल्प करेगा। तो और मैं उसको छोटे छोटे फार्मूले बना के दे रहा हूँ। जो सिंपल क्वेश्चन के लिए तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन उनके लिए मैं शॉर्ट फार्मूला बना के देता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे शॉर्ट फार्मूले आपको मिलते रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें। साथ ही वो बच्चे जो लोग आने वाले दिनों में नीट जेईई की तैयारी करेंगे, 8, 9, 10th में है,
तो वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।